to the last part, mic option. दे दिया सोनाली? सोनाली, आपको माइक ऑप्शन दे दिया गया है, हाथ नीचे कर सकते हैं। अमन, अपना हाथ नीचे करो। अमन, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, हाथ नीचे करो। हाँ, चलो गुड। और कोई है जिसको आया? कोई तो भी है। स्नेहा, स्नेहा को चाहिए, स्नेहा को दे दिया मैंने ऑप्शन। स्नेहा, हाथ नीचे करो बच्चा। ओके, चलो, वी विल स्टार्ट। I will start sharing my screen. ये आ गया मेरा PPT. गुड मॉर्निंग गौरव। चलो, अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, 3 किंगडम्स हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। नाउ दीस आर द 2 किंगडम्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज किंगडम प्लांटा एंड एनिमलिया। अभी इसमें इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन डिटेल्स अबाउट किंगडम प्लांटा एंड एनिमलिया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका हम लोग ले लेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी दीज पर्टिकुलर 2 किंगडम्स सेपरेटली इन अ सेपरेट चैप्टर, बिकॉज देयर आर 2 नेक्स्ट चैप्टर्स व्हिच आर देयर इन योर सिलेबस इन एनसीईआरटी, दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। तो आपका पूरा यूनिट है, सो ये पूरा जो फर्स्ट यूनिट है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, तो पूरा यूनिट 1 है ये। तो उसमें से यूनिट 1 का हम लोगों ने सेकंड चैप्टर अभी खत्म करना है, लेकिन ऑफ कोर्स आज खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा, क्योंकि प्लांटे और एनिमलिया छोड़ के और कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे वायरसेस और वायरॉइड्स का इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एंड देन देयर इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइकेंस व्हिच इज देयर फॉर योर नीट सिलेबस, तो वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो विल स्टार्ट विद द किंगडम प्लांटे नाउ। अभी कैसा हो रहा है ना, धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। being multicellular, the organism is becoming now more complex. तो यहाँ पे किंगडम प्लांटे के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसे पढ़ेंगे, तो लाइक टाइप ऑफ सेल, कौन से टाइप का सेल होता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। In short, we will try to understand. We are not going to go into the details of kingdom planta and animalia. We are not going to study their classification in detail in this particular chapter. So let us begin with the kingdom plantae. As we all know, organism, of course, is a multicellular type of organism, and the cells are going to be eukaryotic. So it's a multicellular eukaryotic organism. It is considered and called as sedentary. सेडेंटरी का मतलब क्या है, इट डज नॉट शो द लोकोमोशन, कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक जगह पे खड़ा रहेगा। डज दैट मीन कि ये लेजी है? नो, दैट इज देयर टेंडेंसी। ऐसा कभी होता नहीं है ना, मैंगो ट्री बोर हो गया तो चला गया घूमने के लिए ना, औरंगाबाद का मैंगो ट्री बोर हो गया तो सिडको से चला गया एकदम अचानक पैठन गेट पे घूमने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? या फिर बोर हो गया तो सिडको से चला गया यहाँ पे अपना वो कौन सा महिसमाड़, उधर चला गया, ऐसा नहीं होगा। नासिक में घूम रहा है, कॉलेज रोड से घूमते घूमते चला गया गंगापुर रोड पे, नॉट पॉसिबल। मुंबई में घूम रहा है ना, थाना में घूम रहा है, वाशी में घूम रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सेक्टर 12 से चला गया वाशी के मॉल में, हाँ, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ऐसा कभी होता नहीं है। सो प्लांट्स आर नॉट नोन टू मूव, सो प्लांट्स विल रिमेन इन वन प्लेस, सो दे आर कॉल्ड एज सेडेंटरी। यहाँ पे सेडेंटरी का मतलब होता है will not move, locomotion नहीं करते, doesn't mean that they are lazy. Okay, थोड़ा सा याद रखो इसको। The cells are going to be eukaryotic, this all we all know. Yes, they are all attached to the substratum, perfect Sephora. ठीक है, the cell wall, presence of cell wall will be there, and cell wall will be made up of cellulose. So it is going to be a true cellulosic cell wall, ऐसा हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, so presence of cell wall which provides toughness, rigidity to the cell, and is made up of the cellulose. Okay, ये primary information है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बचपन में स्कूल में पढ़ा है ये सब चीजें। Okay, now mode of nutrition. How is the mode of nutrition? We all know all the green plants are known to show autotrophic mode of nutrition. Yes, we can Aman say that they are non-motile. Perfect, Aman. Aman is saying, sir, हम उनको non-motile बोल सकते हैं क्या? तो yes, you can always tell them, say that they are non-motile. See, there is difference in locomotion and movement. क्योंकि हमेशा आता है कि plants will not move. ऐसा नहीं होता है. Plants cannot move from one place to another. But plants definitely show the movement, ना?
जैसे मूवमेंट ऑफ द स्टेम इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, मूवमेंट ऑफ रूट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, then the movement of the flower in the direction of sunlight. So these type of movements are definitely seen. Yeah, mimosa ka movement is because of touch. ठीक है, closing of the leaflets. So plants will show movement, but plants will not show locomotion. Okay, तो ये थोड़ा सा फर्क रहेगा दोनों में. विंड की वजह से अथर्व ऐसा नहीं हो सकता है, यानी वो बेंडिंग होता है उनका, दैट वोंट बी कॉल्ड एज द मूवमेंट जो अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे सामने. सो दैट इज जस्ट अ बेंडिंग. बट सनलाइट की वजह से स्टेम का मूवमेंट होता है ना, स्टेम इज गोइंग टू ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, वो सब मूवमेंट्स होते हैं उनके. चलो आगे बढ़ते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज गोइंग टू बी सेडेंटरी, का मतलब आता है विल बी सीन एट वन प्लेस, कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डज नॉट शो लोकोमोशन. ओके, तो इसका मतलब उसका होता है, यहाँ पे उसका मतलब है सेडेंटरी. अदरवाइज सेडेंटरी का मतलब होता है पड़े रहना. ठीक है, दैट एक्चुअल लिटरल मीनिंग ऑफ सेडेंटरी इज पड़े रहना, आराम से बैठे रहो पड़े रहो, सेडेंटरी हैबिटेट बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे प्लांट में इट इज रिलेटेड टू लोकोमोशन, डज नॉट शो लोकोमोशन. ओके वैष्णवी, आई होप यू हैव गॉट दिस. वैष्णवी, अरे यू वैष्णवी, या चलो ना. संजीवनी को क्या चाहिए? संजीवनी 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 को चाहिए रेज हैंड. हो गया संजीवनी, डन. Okay, so now the mode of nutrition. How is the mode of nutrition of these organisms? So it is autotrophic. So they will synthesize their own food by the process called as photosynthesis. So photosynthesis से autotrophic mode of nutrition होगा इनका. So they will have a photosynthetic pigment, and the name of that pigment is the chlorophyll. ठीक है, so the pigment is present, that's called as chlorophyll. Wait सफोरा, आएगा वो part भी. Okay, so that is the actual mode of nutrition. इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि green plant will show autotrophic mode of nutrition, especially green plants. Why I am using green plants? Because there are other different varieties of plants which show heterotrophic mode of nutrition. Carnivorous plant बोलते हैं हम उनको, insect eaters, Venus flytrap वगैरह ये जो होता है ना, तो ये सब plants होते हैं. So they are the type of plants, but they show heterotrophic mode of nutrition. थोड़ा सा अलग है. Yes, feature plant, very good. Okay, आगे आएगा उसका part. Now whatever food which they are going to synthesize, जब photosynthesis होता है तो the food which they are going to make is going to be the glucose. तो ये अपने लिए बनाएंगे glucose, and excess glucose will be stored in the form of starch. So whatever food which the plants are going to store, that will be stored in the form of starch. तो बनाते हैं ग्लूकोज और स्टोर करेंगे स्टार्च के फॉर्म में. उसी प्लांट को एज अ वेजिटेबल हम लोग जब खाते हैं तो आवर बॉडी विल कन्वर्ट द स्टार्च अगेन इनटू ग्लूकोज. इतना याद रखो. फाइन, ठीक है. सो दे आर बिकॉज दे आर नोन टू प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ओन, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज द मेन प्रोड्यूसर्स. तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइफ. फूड चेन में इसको प्रोड्यूसर्स बोला गया है. Right, so this is the basic information on the mode of nutrition. So direct and indirect source of energy for living organism is through the plants. Why? Because the main source of energy for all the living organisms is sunlight. ठीक है, sunlight is the main source of energy for all the living organisms, but we cannot use sunlight as a source of energy. So who's using it? It is being used by the plants, and all the living organisms, the other organisms, are dependent on the plants directly or indirectly. Correct? There are some plants which are known to eat, there are some organisms which will eat only plants. There are some organisms which eat the animals who eat plants. So directly or indirectly, everyone is dependent on what? Plants. And plants are dependent on sunlight. So basic source of energy has been the sunlight. ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये आप लोग मेरे ख्याल से फूड चेन जो आप लोगों ने पढ़ा था बचपन में, लॉन्ग लॉन्ग अगो, वंस अपॉन अ टाइम 9th स्टैंडर्ड में, स्पेशली इन 9th स्टैंडर्ड, आई गेस 10th में, सीबीएसई में 10th में था शायद ये. सो दैट यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड. दैट्स कॉल्ड एज द फूड चेन. या आई नो, एंशिएंट टाइम इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं 10th में क्या पढ़ा था. ऐसे लगता है कि पता नहीं ये लोग कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं एंशिएंट टाइम बोलता हूँ. बट नाउ एज वी डिस्कस द मेन the actual plants का जो main होता है source या mode of nutrition is autotrophic, but there are certain plants which are heterotrophic in nature. ठीक है, कुछ plants heterotrophic भी होते हैं. जैसे for example some plants are parasitic
दैट इज कस्क्यूटा नाम का प्लांट होता है. पैरासाइटिक मतलब क्या? सर्वाइव्स ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म. सो दैट्स एग्जांपल इज कस्क्यूटा. एंड सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है इंसेक्ट ईटर, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप या फिर पिचर प्लांट या फिर ब्लैडर वर्ट. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. सो दे आर नोन टू ईट दी इंसेक्ट. तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट ईटर्स. सो बेसिकली इंसेक्ट ईटर्स मतलब एक कार्निवोरस हो गया. सो इट्स लाइक अ कार्निवोरस टाइप ऑफ अ प्लांट. सो यू कैन सी हियर वीनस फ्लाईट्रैप है, अंदर इंसेक्ट पड़ा हुआ है और ये इसको खा रहे हैं. So they will close, the leaves will close, and then they start releasing the enzyme over that particular organism, and then when the organism breaks up, it starts absorbing the nutrients. Okay, so venus flytrap, though the leaf are green in color, but their main source of food is insects. So insectivorous. Under unfavorable conditions or when the insects and any other such organism is not available, then they can perform photosynthesis as well. लेकिन इनका मेन सोर्स होता है इंसेक्ट्स. ओके, हाउ डू दे डाइजेस्ट द स्केलेटन? स्केलेटन होता ही नहीं है ना श्रद्धा इंसेक्ट्स को. इंसेक्ट्स को बाहर का ही सिर्फ स्केलेटन होता है, विच इज काइटिन. तो वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, और अंदर से तो कोई स्केलेटन है नहीं, नॉन इनवर्टिब्रेट है ये. ओके श्रद्धा, तो इसके लिए उनको प्रॉब्लम ही नहीं है, तो टिश्यूज ही है सर. ठीक है. यस, इट इज क्रिस्पी नेचर. सो ये हो गया आपका अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. इन लोअर प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं विच आर कंसिडर्ड एज अ लोअर कैटेगरी प्लांट, द वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट. तो अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हो ना, तो क्लासिफिकेशन में वी हैव दिस इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट वेयर द एग्जांपल इज algae, that is algae, Spirogyra या फिर चारा. So they come under this organism, this particular classification called as bryophytes. ठीक है. So they are called as the bryophytes. क्या हुआ सोनाली? सोनाली को पिछले वाला स्लाइड चाहिए. अच्छा, कस्क्यूटा पैरासाइट कैसे? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कस्क्यूटा का. सो इट सर्वाइव्स ऑन द होस्ट प्लांट. ठीक है. तो सपोज अगर ये होस्ट प्लांट का ये ऐसा ब्रांच रहेगा, तो ये कस्क्यूटा क्या करेगा? दिस कस्क्यूटा स्टार्ट्स ग्रोइंग ओवर दिस. तो ये होस्ट प्लांट के ऊपर ऐसे ग्रो होना चालू हो जाएगा. ओके. तो इसके जो छोटे छोटे राइजोइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, दे विल एंटर इनटू दिस होस्ट प्लांट्स बॉडी, and then they start deriving the nutrition. Yes, अमरवेल. अमरवेल कस्क्यूटा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है यार, अमरवेल बोलते हैं इसको सानी का. आई नीड टू फाइंड आउट दिस. समझा वैष्णवी आपको? सो कस्क्यूटा इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हाँ, कुकुम्बर प्लांट का भी ऐसा नहीं होता है, पैरासाइटिक नहीं है मेरे ख्याल से कुकुम्बर. इट इज बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं आई थिंक उसको. वेल बोलते हैं ना हम लोग मराठी में उसको, तो वो टाइप का है कुकुम्बर का. So cucumber को parasitic mode of nutrition नहीं होता है. So they will eventually derive nutrition from the soil only. हो गया ये climbers. Yes, correct अनन्या. They are called as the climbers. अनन्या नहीं, कौन था ये? सोनाली हो गया आपका बेटा? Done. Shall we move ahead? Sonali. Sir, in case of Venus flytrap, the insect is totally digested in those two flaps itself. Yes. और बाद में ये फ्लैप वापस ओपन हो जाता है, तो ये इंसेक्ट का जो रिमेन्स होता है ना, वो नीचे गिर जाता है. Okay, so that is how the mechanism is seen, and again it will wait for another insect. ठीक है. अभी हम लोग थोड़ा सा लोअर प्लांट्स की बात कर रहे थे. कुछ लोअर प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल अलगे, स्पायरोगायरा या फिर चारा. ये चारा अलग है, जो एनिमल खाते हैं वो चारा थोड़ा सा अलग रहेगा. सो दे आर कॉल्ड एज द ब्रायोफाइट्स. दीज ऑर्गेनिजम्स डज नॉट शो वेस्कुलर सिस्टम. बाकी उनके सारे कैरेक्टर्स प्लांट जैसे हैं. ठीक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली इज इन द फॉर्म ऑफ ऑटोट्रॉफिक, दैट इज ग्रीन पिगमेंट होता है उनमें, क्लोरोफिल. राइट. So these are all the examples. तो ये कुछ lower plants है. Riccia is another. Funaria या फिर Funeraria is another example of the bryophytes. और bryophytes जो होते हैं ना, ये हम लोग पढ़ेंगे plant kingdom में. They are considered as the amphibians of the plant kingdom. ठीक है. Bryophyte जो है, इसको हम लोग बोलते हैं amphibians of plant kingdom. Students, एक मिनट ना जरा, आई एम कमिंग बैक, जस्ट गिव मी.
चलो मई आ गया। एक मिनट ना, ये हाँ, क्या पूछ रहे थे सर? नाइन्थ में, हाँ करेक्ट, अद्वय अद्वय बोल रहे हैं नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, वेरी ट्रू। सफोरा थैलोफाइटा इज एक्वेटिक, हाँ, यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ऐसे तीन क्लासिफिकेशन है उसके। थैलोफाइटा इज कंसिडर्ड एज द एक्सट्रीम प्राइमरी फॉर्म, उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, और उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इज लाइक वेस्कुलर, टिपिकल वेस्कुलर प्लांट जो डेवलप होना चालू हो जाते हैं ऑन द सॉइल। वेस्कुलर टिश्यू इज, जिसको आपने सुना होगा, वेस्कुलर टिश्यू इज जाइलम एंड फ्लोएम, ये नाम सुना है? वैष्णवी, ये नाम सुना है क्या? हाँ, जाइलम एंड फ्लोएम, सो दैट कॉल्ड एज द वेस्कुलर टिश्यू। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब क्या? इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, जैसे जाइलम कैरीज वाटर इन वन डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, फ्लोएम कैरीज फूड इन बोथ द डायरेक्शन, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो, ये तो हो गया हमारा ब्रायोफाइट्स का एक अलग से प्लांट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे टेरिडोफाइट्स is another lower variety of the plants, लेकिन टेरिडोफाइट्स में you will see the vascular tissue is present. This is a lower plant but it shows vascular system. Okay, इसमें vascular system आपको मिलेगा। ब्रायोफाइट्स में vascular system होता नहीं है, टेरिडोफाइट्स में मिलेगा। थैलोफाइटा में भी आपको वेस्कुलर सिस्टम नहीं मिलेगा, मतलब टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये दोनों में यू विल नॉट सी जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम स्टार्ट डेवलपिंग इन फ्रॉम टेरिडोफाइट्स ऑनवर्ड, जैसे लाइकोपोडियम है या फिर नेफ्रोलिपिस है। सो दीज आर ऑल द टिपिकल एग्जांपल्स, सो दे आर कॉल्ड एज द जिम्नोस्पर्म्स। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स और एक होता है क्या? जिम्नोस्पर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल साइकस होता है या फिर पाइनस होता है, तो ये तो आपको पता ही रहेगा। The seeds are naked without any fruit formation, so that is how the gymnosperms can be understood. Yeah, हाँ ना, वेस्कुलर टिश्यूज, ये हायर प्लांट्स की तरफ जा रहा है ना अभी धीरे धीरे। अथर्व, शुरुआत कहाँ से हुआ? लोअर प्लांट से हुआ। तो सबसे पहले जो थैलोफाइट्स था नहीं इसमें, लेकिन मैंने बता दिया, तो थैलोफाइट्स है। उसके बाद थैलोफाइटा के बाद आएगा ब्रायोफाइटा, विच आर, अच्छा, उनको लोअर प्लांट्स क्यों बोला गया? बिकॉज दे डू नॉट शो वेस्कुलर सिस्टम। लेकिन जब वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है तो उनको बोला गया है हायर प्लांट्स, तो उसमें आता है टेरिडोफाइट्स, correct, and typical example of gymnosperms. So these are all basically like, you can consider these organisms as the organisms having vascular tissue. तो इनमें वेस्कुलर टिश्यू अभी धीरे धीरे डेवलप होने लगा। टेरिडोफाइट्स में दो इट इज नॉट कंप्लीट, कुछ प्लांट्स में जाइलम होता है, कुछ प्लांट्स में फ्लोएम होता है, इस तरीके से। बट जिम्नोस्पर्म्स यानी साइकस हो या फिर पाइनस हो, तो इसमें ये प्रॉपर डेवलप होना बाद में चालू हो जाएगा। ओके, ठीक है अथर्व, समझा आपको? अथर्व, तो ये लोअर प्लांट्स नहीं है बेटा। सर लास्ट स्लाइड प्लीज, ये ले लास्ट स्लाइड। अमन, इन सम ब्रायोफाइट्स फॉल्स, यस, ब्रायोफाइट, कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं जिसमें इट, अभी ये भी देखोगे ना सामने एग्जांपल, देखो फ्यूनेरिया का, देखोगे ना तो इट लुक्स लाइक अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला है ना, ये वाला थोड़ा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बट दे आर नॉट अ स्टेम एंड लीफ। ओके, एंड यस, सम ब्रायोफाइट्स विल शो द फॉल्स वेस्कुलर सिस्टम। पढ़ेंगे ये सारा डिटेल में पढ़ने जाए अपने को, तो ये तो उसमें तो आप परेशान हो जाओगे बाद में, क्योंकि अपने को प्रॉपर प्लांट किंगडम पढ़ना है। डन अमन? अमन, या, ठीक है। सो नाउ दिस इज लाइक टेरिडोफाइट्स, Lycopodium, Nephrolepis, या फिर Gymnosperm, Cycas and Pinus. So the vascular tissue will be present in these plants. मतलब pteridophyte onwards, let it be Gymnosperms or even Angiosperms for that matter. Angiosperms is the flowering plants, the one which where the seeds are enclosed in a fruit. जैसे sunflower, ज्वार, so these are all angiosperms. Gymnosperms are what? Gymnosperms are the one, Gymnosperms are the one where the seeds are naked. मतलब इसमें seeds are not present inside the fruit, so they are open to the environment. करेक्ट, तो उसको वो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म, मतलब ये प्लांट्स में देयर आर नो फ्लावर्स। लेकिन एंजियोस्पर्म्स की बात आती है ना, तो एंजियोस्पर्म्स आर कंसिडर्ड एज द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स, द वन व्हिच शोज द फ्लावर। तो इसमें फ्रूट डेवलप होगा और फ्रूट के अंदर सीड होगा, तो सीड इज एनक्लोज्ड, सो सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट।
ठीक है, आदित्य आएगा, सब बोलता हूँ मैं, एवरीथिंग विल कम. आदित्य इज आस्किंग ferns are what type of ferns actually basically majorly belongs to pteridophytes जिसमें they show spore formation. उनका जो sexual reproduction होता है ना, that is by spore formation. आएगा वो आगे चल के. ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग. एंजियोस्पर्म समझ में आ गया. So this is how vascular system, vascular tissues will be seen here. Now the leaves of the higher plants will have a waxy covering called as the cuticle, and depending upon the type of region where these plants are developing, the leaf will have the thickness or the thinness of the cuticle will change. जैसे अगर आप desert region में जाओगे, so the cuticle is going to be thick. थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेट रीजन में, या फिर जैसे अपना रीजन होता है नासिक, औरंगाबाद, मुंबई वाला, तो वैसा करेंगे तो अगेन द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल विल बी डिफरेंट, बट इट्स अ वैक्सी कोटिंग or a covering which helps in protection, plus it prevents the excess loss of water by evaporation called as transpiration, which takes place through the stomata. The leaf will have the stomata also. Now the stomata से जो transpiration हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है because of the cuticle. So it checks the transpiration mechanism. Transpiration, I hope everyone knows, loss of water in the form of water vapor through the aerial parts of the plant is known as transpiration. Okay, तो यहाँ पे transpiration थोड़ा सा चेक करेगा. चेक का मतलब करेगा क्या होता है, रोकेगा. ठीक है, so loss of water will not be there because of the cuticle, and that is why I said desert plant में cuticle एकदम ठीक होता है. क्यों? Because desert में heat ज्यादा है, और अगर heat ज्यादा रहेगा तो naturally loss of water by transpiration will be more, so it has to be checked, it has to be prevented. So it will be prevented with the help of this waxy covering. Okay, waxy cycle नहीं है बेटा, ये waxy cuticle है. वैक्सी क्यूटिकल यानी एक ऊपर नॉन सेल्यूलर लेयर आता है लीफ के सरफेस पे, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज क्यूटिकल. और क्यूटिकल का काम होता है, क्या होता है, सो इट चेक्स द ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये लीफ के ऊपर अगर वैक्सी कवरिंग रहेगा तो ट्रांसपीरेशन का जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, या फिर ट्रांसपीरेशन से लॉस ऑफ वाटर विल रिड्यूस. Okay, so that is how we see the waxy cuticle का importance. Now this is generally seen in the leaves of the higher plants. ठीक है, आपको ये lower plants में मतलब थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में आपको ये नहीं मिलेगा. ठीक है, चलो. Now how is the reproduction? ये तो अपने को पता है, ये 3 मोड्स होंगे ना. कौन कौन से? सबसे पहला जो आता है that's called as vegetative propagation, मतलब reproduction from the particular part of the plant. हाँ गौरव, ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हो गया, एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो गया, और अगर एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम है और ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, तो प्लांट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ना गौरव. तो प्लांट को अपना वाटर लेवल मेंटेन करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, क्यूटिकल. हाँ, तो पहला आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, विच इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट from a vegetative parts, that is leaves या फिर stem या फिर root etc. ठीक है, तो उससे ये आता है. सर लास्ट स्लाइड प्लीज, 3. ये ले अमन, लास्ट स्लाइड. फिनिश्ड. अरे क्या है अमन, फटके मिलेंगे. ये क्या है? एंजियोस्पर्म से ये सनफ्लावर एंड जवार. फिनिश्ड. चलो, ट्रांसपिरेशन का कॉन्सेप्ट आया, वो समझ में आ गया. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक रहेगा. दूसरा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पोर फॉर्मेशन की मैं अभी बात कर रहा था, आदित्य को बोल रहा था. सो दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर द पार्ट ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी द फ्लावर. ओके, चलो एक एक करके बढ़ते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे मैंने बताया, डेवलपमेंट ऑफ द यंग प्लांट फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द स्टेम, फ्रॉम द लीव्स एक्सेट्रा. ओके,
सो रूट्स से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है. दिस इज स्पोर फॉर्मेशन सीन इन केस ऑफ फर्न्स. तो आपको ये फर्न में मिलेगा. सो फर्न के लीव्स इस तरीके से होते हैं. सो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए द ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी द फ्लावर, because flower is going to have two different organs, male and female. So male structure is called as the stamen and female part is known as the carpel or pistil. ठीक है. एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये आप लोगों ने लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में बचपन में पढ़ा है. वापस इसका एक नया चैप्टर रहेगा जो 12th स्टैंडर्ड में रहेगा आपको, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसा एक चैप्टर है. 12th स्टैंडर्ड में पहला ही यूनिट आता है इन एनसीईआरटी, दैट इज ऑफ रिप्रोडक्शन. तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इन जनरल. उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिर आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो ऐसे 4 चैप्टर्स है वो यूनिट में. तो उसमें से एक चैप्टर जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि प्लांट्स में कैसे होता है ये पूरा मैकेनिज्म. ओके. रिप्रोडक्शन इज क्लियर. 3 टाइप होते हैं, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सी इट इज मोर ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो थोड़ा सा हार्ड फैक्ट्स यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, एग्जांपल्स बहुत सारे आएंगे. सो यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर देम. आपको लिखते आना चाहिए. ठीक है. चलो. नाउ दिस इज बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट मतलब क्या होता है पता है क्या? गैमेट का मतलब, can anyone tell me what do we mean by gametes? Yes, 6 cells. Okay, Sanika. No, अथर्व, gametes का मतलब आता है, गैमेट मतलब सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स. कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज द स्पर्म एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज द ओवम. प्लांट में स्पर्म्स आर नोन एज द मेल गैमेट and ovum will be known as the egg cell. Yes, perfect. Eggs and sperm. Pollen नहीं, pollen grain नहीं, pollen grain के अंदर मेल गैमेट रहेगा बेटा आदित्य. ठीक है. Inside the pollen we are going to have the male gamete. Yes. Androecium and gynoecium is the name of the parts, the entire structure. Androecium is basically the male part called as a stamen. Whorl of stamen is known as androecium. Whorl of carpel or pistil is known as gynoecium. वो अलग है. ठीक है सानिका. अभी वापस वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे if we start entering into this part. Now plants will majorly show 2 phases in their reproductive cycle. Higher plants की बात हो रही है जहां पे especially angiospermic plants जो होते हैं ना उनमें. ठीक है. तो अगर उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें we have observed and we have seen, एक मिनट ना, ओके. तो हायर प्लांट्स में आपको ये पता चलेगा कि 2 अलग अलग लाइफ साइकिल्स आते हैं. लाइफ साइकिल इन द सेंस एक्चुअली रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ही होते हैं. हाउ इट स्टार्ट्स? तो सबसे पहले एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज होता है. मतलब डिप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे व्हिच आर 2n इन नंबर एंड दीस डिप्लॉयड स्पोर्स विल अंडरगो अ मैकेनिज्म ऑफ मियोसिस. तो मियोसिस से बनेगा हैप्लॉइड गैमेट्स. ओके. तो यहाँ पे बनेगा हैप्लॉइड गैमेट्स. गैमेट्स बनने के बाद जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्पोर्स या फिर गैमेट जो हम लोगों ने अभी बात किया मेल एंड फीमेल गैमेट. देन द फ्यूजन ऑफ दिस गैमेट्स विल टेक प्लेस. ओके. तो अभी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्पोर्स है. मियोसिस से बनेगा गैमेट. स्पोर्स बनेंगे. स्पोर्स में होगा माइटोसिस. माइटोसिस से जितने भी गैमेट्स निकलते हैं, माइटोसिस मतलब number of gametes will increase, number of spores will increase, ज्यादा हो जाएंगे spores. तो अभी ये सारे spores में से कुछ मेल रहेंगे कुछ फीमेल रहेंगे. so the fusion of these spores will take place to give rise to a zygote. This zygote is basically diploid in nature. फिर zygote में फिर से होता है माइटोसिस. तो बहुत सारे ऐसे zygote बनेंगे, उनमें वापस होगा मियोसिस, फिर से बनेगा स्पोर. सो यहाँ पे दोनों साइकिल आपको मिलेंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट भी मिलेगा और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट भी मिलेगा. सो वी कॉल दिस एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ओके. और दिस साइकिल कैन आल्सो बी टर्म्ड एज हैप्लो
डिप्लॉन्टिक साइकिल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। अच्छा अभी देखो फिर से ध्यान दो, हायर प्लांट्स में हम लोगों ने दो टाइप के मैकेनिज्म देखे। अभी नॉर्मली जैसे इफ आई टॉक अबाउट अ नॉर्मल प्लांट, कोई भी एक नॉर्मल प्लांट की हम लोग अगर बात करते हैं तो उसमें बेसिकली प्लांट का एक बेसिक जर्म सेल होता है, राइट? प्लांट में ऐसा एक जर्म सेल्स होते हैं एंड दिस जर्म सेल्स आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। अभी ये जर्म सेल्स में माइटोसिस चालू रहेगा, ओके, माइटोसिस से जर्म सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, उसमें से कोई एक जर्म सेल रहेगा उसमें मियोसिस होगा। तो अगर उसमें मियोसिस हो गया, दिस इज आई एम टॉकिंग इन नॉर्मल कंडीशन, यूजुअली ऐसे होता है, मियोसिस होता है, तो मियोसिस होने के बाद ये जर्म सेल्स में से क्या बनेगा, गैमेट्स। तो मेल गैमेट अलग पार्ट में बनेगा, फीमेल गैमेट अलग पार्ट में बनेगा। ये गैमेट का होता है फ्यूजन, और फ्यूजन होने के बाद इससे बनेगा जाइगोट, और नॉर्मल यूजुअल प्लांट्स में जाइगोट विल डेवलप इनटू अ सीड, और उसी सीड से आएगा न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये एक टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक साइकिल, मतलब सिर्फ हैप्लॉइड स्टेजेस है। लेकिन ये वाला जो साइकिल है ना, ये साइकिल में यू विल सी दिस साइकिल, इन दिस साइकिल यू विल सी बोथ द फेजेस, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को मिलेगा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जैसे फर्न, तो उसमें आपको डिप्लॉयड स्पोरोफाइट मिलेगा। फिर ये स्पोरोफाइट का क्या होता है, दिस स्पोरोफाइट विल अंडरगो मियोसिस। क्यों? क्योंकि इसको बनना है हैप्लॉइड। 2n stands for number of chromosomes which is complete set of chromosomes is present, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड, ओके। और यहाँ पे if the number of chromosomes is half then it is known as haploid, denoted by the letter as n. So diploid is 2n, haploid is n. तो like फर्न जैसे प्लांट्स में जहां पे स्पोर्स बनते हैं तो दे विल हैव डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, दिस स्पोरोफाइट विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस द स्पोर्स। फिर ये स्पोर्स में होता है माइटोसिस, मतलब हर एक स्पोर का डिवीजन होके इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ स्पोर्स, ओके। लेकिन सारे स्पोर्स कैसे हैं, सारे स्पोर्स हैप्लॉइड है, तो ये स्पोर्स का भी हमने क्या नाम दिया, गैमेटोफाइट, क्योंकि इसका बन गया गैमेट्स। अभी स्पोर्स नहीं रहे, ये क्या बन गए, गैमेट, क्योंकि स्पोर्स होते तो कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड। लेकिन अभी अगर डिप्लॉयड स्पोर्स में अगर मियोसिस हुआ है तो उससे क्या बन गया, हैप्लॉइड गैमेट। अभी हैप्लॉइड गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन। जब हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन होगा तो वो क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट का फिर से क्या होगा, माइटोसिस, तो बहुत सारे जाइगोट बनेंगे। वो जाइगोट का हमने नाम क्या दिया है, these zygotes are known as diploid sporophytes, ठीक है। तो ऐसा साइकिल में कंटिन्यू रहेगा ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। तो कुछ प्लांट्स में आपको सिर्फ डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज मिलेगा, कुछ प्लांट्स में आपको हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज मिलेगा, कुछ प्लांट्स में आपको दोनों मिलेगा। तो ये क्या होता है ना, जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे बराबर अच्छे से समझ में आएगा, राइट। लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप याद रखो। एंड सम प्लांट्स इफ दे शो बोथ स्पोरोफाइट एज वेल एज गैमेटोफाइट, सो वी कॉल दिस एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओके। सो दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझ में आ रहा है? Are you all getting this? Yes, correct. चलो आगे बढ़े। Fine. Now, this is about the kingdom Plantae. अभी आएगा हमारा next kingdom, that is kingdom Animalia. अभी इसके बारे में भी हम लोगों को पता ही है। अमन बोल रहा है यस सर, थोड़ा थोड़ा। अमन थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। अभी कैसा है ना, मैंने शुरुआत बहुत इजी चैप्टर से की थी, अभी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाला है अपना, ओके। सो यू शुड बी फोकस्ड। जितना भी मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, ओके। नाउ एनिमल किंगडम अभी सेम आएगा, टाइप ऑफ सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होते हैं वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। Now, as we all know, these are all multicellular and eukaryotic cells. Are they sedentary? No. Animals are known to show a proper locomotion. So animals में हम लोग को एक proper movement मिलेगा. They can move from one place to another. So they will have locomotory organs which will help in the movement for them.
ओके ठीक है चलो. सो द मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सर मोस्ट ऑफ द पार्ट किंगडम एनिमल इज कवर्ड इन क्लास 10. या भक्ति करेक्ट, लेकिन ना अभी आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है वो. जो आपने कवर किया ना 10th में वो इधर है. ठीक है. सो यूकैरियोटिक सेल हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बट these cells they do not have the cell wall, they do not have the cell plastids, they do not have the centrally placed vacuole, that is absent. तो plant के ये characteristics है. So all these features are absent in them. Yes, plasma membrane और plasma membrane of course दोनों सेल में रहेगा ना अमन, प्लांट सेल में भी रहेगा और एनिमल सेल में भी रहेगा, बट प्लांट सेल्स एडिशनली विल हैव सेल वॉल व्हिच इज absent here in the animal cells. Okay, so that is the basic idea about the kingdom Animalia. Mode of nutrition, most of them will have the heterotrophic mode of nutrition. So basically अलग अलग आएंगे, जैसे holozoic nutrition आएगा. अभी होलो का मीनिंग आता है वोल, जोइक का मीनिंग आता है ऑफ एनिमल्स. मतलब ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा फूड मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है. ठीक है. एंड देन डाइजेस्ट द फूड इनसाइड द बॉडी. सो द इंजेशन ऑफ द फूड फॉलोड बाय डाइजेशन इन द कैविटी, दैट इज नोन एज होलोजोइक. जैसे ह्यूमन बीइंग्स का आता है ना, या फिर एनिमल्स का होता है. सो वी ऑल विल हैव एलिमेंट्री कैनाल. नो अमन, अमीबा की क्यों बात करते हो, आप खुद भी तो हो, है ना. अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्यों बढ़ाने का. So basically herbivorous animals. Sir, can we say that insectivorous plants show holozoic nutrition? No beta. यहाँ पे क्या हो रहा है, animal will have the proper alimentary canal which is present inside the body ना. पिक्चर प्लांट में या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में सिर्फ ऐसे लीफ है और ये लीफ क्लोज हो जाते हैं और बाद में वो रिमेन्स पूरा नीचे गिर जाता है. तो ये प्लांट के अंदर नहीं हो रहा है ना. It is not taking place inside the body of the plant, right? So it is not holozoic. ठीक है. थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूट्रिशन है उनका. ठीक है. Yes, digestive parts also are not present there ना. हाँ. Okay, now next they are known to store their food in the form of glycogen and fat. जैसे मैंने बताया था plants में glucose will be stored as starch, animals में glucose will be stored in the form of glycogen and then fat will also be stored. But can animals store protein? No. Excess proteins will be released out. Proteins को हमारा body, animals का body store कर सकता नहीं है. ठीक है. So that is the difference, right? Some animals are parasitic in nature. जैसे for example which of course can live inside the body or on the surface of the body. जैसे for example worms. So tapeworm होता है, या फिर you know there is common worm which is found in human beings, that is Ascaris lumbricoids. Ascariasis उसको हम लोग बोलते हैं. So that is noodle की तरह दिखता है. So that is another important feature which we have. Okay, so all the living organisms, in some living organisms we have parasitic mode of nutrition as well, animals rather. ठीक है. तो parasitic mode of nutrition भी आपको इसमें मिलेगा. Okay, animal kingdom में हम लोग पढ़ेंगे ये सब, right? अच्छा, consumers of various levels are found in the animals. जैसे for example, sorry sir, I raised my hand by mistake. It's okay. So basically, plants are considered as the producers. उसके बाद अगर आप देखोगे तो caterpillar, frog, snake, owl. तो caterpillar will be considered as the primary consumer. फिर frog will be considered as secondary consumer, and snake and this owl, snake will be considered as tertiary. Owl of course will be apex consumer. तो ये food chain है. Correct अथर्व, आदित्य, perfect. So it is called as the food chain. So this is going to be very important. तो ये food chain आप लोगों को मिलेगा. तो kingdom animalia का ही part है, लेकिन kingdom animalia में all are considered as the consumers. Plant is called as the producer and all the animals are considered as the consumers. Yes, Aditya, correct. It is made up of various trophic levels. Trophic levels होते हैं ना, first, second, third trophic level इस तरीके से. Good. तो यहाँ पे पूरा आपका आएगा फूड चेन वाला कॉन्सेप्ट. हैबिटेट कहाँ पे रहते हैं, तो एनिमल्स का अलग अलग सर्वाइवल फॉर्म होता है. जैसे एक्वेटिक फॉर्म भी रहते हैं, फिश होता है, एम्फीबियंस है ना, जो पानी में भी रह सकते हैं, सॉइल के ऊपर भी रहते हैं. सो एक्वेटिक
forms. Then we have terrestrial form, typical land पे रहने वाले organisms. Then amphibians, which are known to survive inside the water as well as on the land. या फिर aerial, जो पंछी होते हैं, birds होते हैं, the one which has the mode of habitat, or rather habitat will be the air, right? So they are known to survive in the air. So aerial mode of life. Okay, most of them are going to be motile. Motile का मतलब आता है can move from one place to another. तो ये move होते हैं एक जगह से दूसरी जगह. So they are called as the motile organisms. ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा इनका habitat, right? Now some of them are sedentary also. जैसे phylum में आपने ये पढ़ा होगा, there is first phylum in kingdom Animalia. Can anyone tell me the name of this phylum? ये organism कौन सा, इसका phylum कौन सा है, कौन बताएगा? Zoldi, yes, correct, Aditya, Porifera. No, Sephora, Coelenterata नहीं, it is known as Porifera. Perfect, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, correct. So Poriferans are sedentary ना, sponges is an example. Yeah, correct, सही है भक्ति. So हमने भी आंसर किया, very good song, very good वैष्णवी, good श्रद्धा, Porifera. So sponges is an example. तो ये sedentary है ना, एक ही जगह पे रहने वाला है, राइट लेकिन इसके आगे के जितने भी फाइलम्स है, इफ यू रिमेंबर फाइलम्स है ना बहुत सारे, पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, प्लेटीहेल्मिंथ, निमैथहेल्मिंथ, उसके बाद एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर इकोनोमोलुस्का, फिर इकोनोडर्माटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा. ठीक है, तो ऐसे सारे फाइलम्स थे. तो उसमें से जो सबसे पहला फाइलम है ना, दैट इज पॉरीफेरा. एनिमल्स इन दैट फाइलम आर ओनली सेडेंटरी. फिर आगे सिलेंट्राटा ऑनवर्ड्स सारे के सारे एनिमल मोटाइल बन जाते हैं. क्लियर? Yes, Aditya, corals are also animals. Yeah, corals are also the type of animals only. Coral reefs बोलते हैं ना हम लोग उसको, बड़े बड़े होते हैं. Last slide please. ये वाला है, इसमें क्या लिखने का? Aquatic, aerial, amphibious, terrestrial, ये पता है ना बच्चों को? ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी रहेगा सारा, ऐसा कैसे? No, poriferans are not plant, इशिता. ठीक है, पॉरीफेरा स्पॉन्ज होता है ना, बाथ स्पॉन्ज, वो दैट इज बेसिकली द टिपिकल पॉरीफेरा. बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं हम लोग उसको. सीवीड्स, आप बताओ सीवीड्स प्लांट है कि एनिमल है? व्हाट आर वीड्स? इसके पहले वाला, व्हाट आर वीड्स श्रद्धा? प्लांट्स. वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर व्हाट? प्लांट्स बराबर है, लेकिन वीड्स होते क्या है? What do we mean by? Very good, Sephora. Unwanted plant. These are the type of plants which are not required. They are known to derive or take away the nutrient of the other plants. Yes, perfect. Soham. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं weeds. हार्मफुल रहते हैं प्लांट्स के लिए, हमारे लिए नहीं रहेंगे, लेकिन दूसरे प्लांट वैरायटी के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट ईटिंग अप देयर न्यूट्रिशन एज वेल. तो सीवीड्स भी वही हो गया ना, सेम. Porifera, primitive multicellular animals. Yes, one of the primitive multicellular animals is Porifera. No, weeds are not parasitic, beta. When I say they will start taking up the nutrient of the other plant, मतलब क्या? Soil में ये सब plants grow हो रहे हैं. Suppose ये main plant variety है हमारा crop का, जो यहाँ पे इस तरीके से है, और इसके बीच में ना somewhere here the weeds have grown. करेक्ट? तो ये वीड्स के भी अपने रूट्स है, ये प्लांट के भी, मेन प्लांट के भी अपने रूट्स है, लेकिन ये वीड क्या करेगा ना, ये सारे सॉइल में से न्यूट्रिएंट ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचना चालू करेगा. तो वीड का साइज बढ़ते जाता है और ये प्लांट का साइज बढ़ता ही नहीं है. गेटिंग दिस? दिस इज हाउ इट इज. वो पैरासाइटिक नहीं हुआ ना. पैरासाइट का मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव्स न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. Sir, can you show me the last slide of Kingdom Animalia? Sorry. Yes, thus we need weedicides to remove this. लालची क्यों अमन? वो तो ऐसे ही है ना, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही वैसा है, क्या कर सकते हो आप भी. चलो, हायर फॉर्म्स विल हैव द न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. ये अपने को पता है. जैसे ह्यूमन बीइंग्स, some weeds are, yes, most of the weeds are poisonous, दीपिका.
तो हम लोग उसको खा ही नहीं सकते हैं, नहीं तो हम लोग को तकलीफ होगा। सो वी विल हैव द सेंस ऑर्गन, लाइक फॉर एग्जांपल टच के लिए स्किन होता है, लाइट के लिए आई होता है, हियरिंग के लिए साउंड के लिए ईयर रहेगा, स्मेल के लिए नोज रहेगा, या फिर टेस्ट के लिए टंग रहेगा। सो वी आर गोइंग टू हैव द सेंस ऑर्गन व्हिच आर नोन टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिम्युलस। तो हायर फॉर्म्स में जैसे जैसे फॉर्म हायर होते जाएगा, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म विल स्टार्ट। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं उनमें नर्वस सिस्टम होता है, दैट्स कॉल्ड एज नर्व नेट सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड विल नॉट बी देयर, बट दे विल शो नर्वस सिस्टम। सर कैन यू शो मी लास्ट स्लाइड ऑफ किंगडम प्लांटे? बाप रे, ऋतुजा कहाँ एकदम पीछे चली गई तू ऋतुजा? एनिमल किंगडम से सीधा किंगडम प्लांटे की तरफ कौन सा स्लाइड चाहिए ऋतुजा? सर लास्ट स्लाइड सर, किंगडम एनिमल से एक पहले। मिनट रुक। हेलो, एक मिनट, तो आवाज का कुछ गड़बड़ हो रहा है, जस्ट अ मिनट। हेल, I have some technical issue related to. I am not able to hear you. Somebody is saying something. सर आपने हेल बोला दिया सर, हेलो बोला मैंने। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को एकदम क्लियर? यस सर। हाँ, अभी अभी आ गया। हाँ, अभी बोलो, क्या बोल रहे थे? सर लास्ट स्लाइड ऑफ किंगडम प्लांटे। लास्ट स्लाइड ऑफ किंगडम प्लांटे। ओके, लास्ट स्लाइड ऑफ किंगडम प्लांटे। सोनाली ने हाथ ऊपर किया। सोनाली क्या हुआ बच्चा? बहुत पीछे लेके गई रे तू, ये वाला, दिस वन। यस सर, डन। हो गया। सोहम हाथ नीचे कर दो, दे दिया मैंने एक्सेस आपको। अभी और कौन है? सोनाली, सोनाली बाहर चली गई थी शायद। हो गया। सृष्टि का भी हाथ ऊपर। सृष्टि नीचे करो बेटा हाथ। ओके चलो, ये तो हो गया हमारा किंगडम एनिमलिया। And higher forms, as I said, will develop the neuromotor system. It all starts with the nerve net system. ऐसा होता है, एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स आता है, उसको हम लोग बोलते हैं नर्व नेट सिस्टम। फिर नर्व नेट सिस्टम से धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो जाएगा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, विच विल हैव विथ गैंग्लिया, और उसके बाद प्रॉपर नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। नर्वस सिस्टम विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म आगे 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 कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, वैसे वैसे ये नर्वस सिस्टम और या फिर न्यूरोमोटर मैकेनिज्म विल स्टार्ट डेवलपिंग, करेक्ट। तो ये फ्लो है, हाउ द नर्वस सिस्टम डेवलप। जैसे नर्व नेट सिस्टम मतलब क्या, अगर आप जैसे हाइड्रा की एग्जांपल लेते हो, स्लेंट्रा का, तो उसमें ना उनको गैंग्लिया है, ना वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ना कुछ है, सिर्फ ऐसे नेटवर्क रहता है नर्व्स का, ओके, उनके सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड एज नर्व नेट सिस्टम। तो ये हो गया हमारा न्यूरोमोटर सिस्टम। Reproduction in case of plants is going to be animals is going to be either asexual or sexual. Asexual for example budding, या फिर फिशन होता है अमीबा जिसको हम लोग बोलते हैं टिपिकल एग्जांपल, तो बडिंग या फिर फिशन आएगा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
basically there will be copulation of the male and female followed by embryological development. Copulation का मतलब आता है sexual intercourse, sexual act is known as the copulation. So copulation of the male and female will take place, and then it will give rise to a development of a young one. And a proper embryological development will also be seen in the sexual reproduction. So sexual reproduction में formation of the gamete, fusion of the gamete to give rise to a zygote. Zygote will undergo multiplication to give rise to an embryo. Embryo will develop into a young one. तो ये proper mechanism आपको sexual reproduction में मिलेगा, ठीक है? तो ये reproduction हुआ, इसको लिख लो. Finished? Okay. चलो. Now animals are known to follow a definite growth pattern. हर एक animal का अपना अपना growth pattern fixed होता है. जैसे grow into adult with the definite shape and body size. और वो natural mechanism है. जैसे we are born, after the birth, then the gradual growth and development of the body structure will take place. So there will be childhood. उसके बाद आता है adolescent age group, फिर आता है adulthood, फिर आता है old age and then the death. ठीक है? So which is seen in every organism. So every organism is known to follow a proper growth pattern. ये caterpillar का भी देखो पूरा growth pattern किस तरीके से है ना? ये पूरा cycle दिया caterpillar का, जिसमें how it is growing and developing into a young one, right? तो ये cocoon है, cocoon से फिर ये caterpillar develop होगा, फिर वो भी वो attach रहेगा cocoon को because it is deriving the nutrition, फिर ये proper adult हो जाएगा और उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा. Okay, so this is how the growth pattern will be seen in all the animals. समझ में आया सबको ये? किंगडम एनिमल में किसी को कुछ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ होगी तो प्लीज लेट मी नो. Yes or no? किंगडम एनिमलिया की फर्स्ट स्लाइड. तेरा गिटार बजने लगा था सोहम. किंगडम एनिमलिया की ऐसा हो गया. फर्स्ट ये वाला. यस सर. फिनिश्ड? डन सर. चल, तो ये हो गया हमारा किंगडम एनिमलिया. तो बेसिकली वी हैव स्टडीड ऑल द डिफरेंट किंगडम्स. सो वी स्टार्टेड विद किंगडम, पहला कौन सा था? मोनेरा, फिर आया प्रोटिस्टा, फिर आया फंगाई, फिर आया प्लांटे और उसके बाद आया एनिमलिया. अभी थोड़ा सा एंड ऑफ द टॉपिक की तरफ हम लोग आ रहे हैं. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कॉल्ड एज द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस? थोड़ा इधर अभी ध्यान दो, ठीक है? अभी ये एनसीईआरटी के बाहर का है बट इंपॉर्टेंट फॉर नीट. ओके, सो व्हाट आर दीस 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ? नाउ अभी हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट? व्हिच इज अ वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर, ठीक है, in 1960. तो 1960 onwards हम लोगों ने इसको यूज करना चालू किया, that is 5 kingdom classification. So the system will change as the scientists they learn more. अभी 5 kingdom classification was derived and accepted only when we were studying 1 kingdom or rather 2 kingdom classification, 3 kingdom, 4 kingdom like that. और उसके बाद finally आया 5 kingdom. लेकिन इसमें भी थोड़े से changes आना चालू हुआ. Now what are these changes? Now the genetic sequencing of the living organisms has given a new way of analyzing the relationship between the organisms. हम लोगों ने क्या किया है? साइंटिस्ट ने जेनेटिक सीक्वेंसिंग सारे ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना चालू किया, and that has given them the idea about the actual or a precise relationship between the organisms. Now अभी ये चीज जरूरी क्यों है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है which are not classified properly, जिनका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता नहीं है, हुआ नहीं है. ओके, जैसे अभी ये टिपिकल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डायग्राम है जो आपके सामने है.
अब ये पूरा जेनेटिक का स्टडी हम लोगों को कैसे हेल्पफुल रहा, कैसे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाना चालू किया। 1 मिनट दिया, मैं सारी स्लाइड्स दिखाता हूँ, पहले ये सुन लो अच्छे से, ये कैसे हम लोगों ने रिलेशन बनाना चालू किया। सो वी नो दैट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स इज कंसिडर्ड एज आवर पास्ट, ठीक है, उसके बाद आता है प्रेजेंट और उसके बाद आता है फ्यूचर। सो इट इज लाइक दिस। तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स इज लाइक द पास्ट, उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स आए दे वर कंसिडर्ड एज द प्रेजेंट, और उसके बाद मैमल्स इज व्हाट्स कंसिडर्ड एज द फ्यूचर। So they are all linked together by sharing of a common genetic material, correct? Because we all know, अगर ये अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे कहीं तो भी somewhere here down the line lower level पे there is one common ancestor, there is one organism which is common, okay? उससे फिर ये ऐसे सिंपल फॉर्म मल्टीसेलुलर फॉर्म बनना चालू हो गया, सॉरी सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म, यहाँ पे ये वापस सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म बनना चालू हो गया, फिर एक सिंपल मल्टीसेलुलर से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, फर्दर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर फॉर्म बनना चालू हुआ। So from here we understand that all the living organisms, they are linked with each other through a common genetic material, but of course in different amount or varying degrees. यानी उनमें वेरिएशंस बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल कॉमन है। कैसे कॉमन है? क्योंकि एंसेस्ट्री सबकी कॉमन है, लेकिन उनके जीन्स में बेसिक जीन्स विल रिमेन सेम, बट लेटर ऑन एज दे ग्रो एंड डेवलप देयर जीन्स विल स्टार्ट चेंजिंग। तो ये रिलेशनशिप देखना भी बहुत जरूरी है। And on this basis, a typical 3-domain system was developed. Now, what is this 3-domain system? Now, this was developed, yes, perfect. This was developed in 1990 by this scientist, Carl Woese नाम के scientist ने इसको 1990 में develop किया, and it is primarily based on the differences in ribosomal RNA structure of different group of organisms. Now, what is this ribosome? Ribosome is a structure which helps in प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ की इसके बाद में सारी स्लाइड्स दिखाता हूं आपको, वेट। प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स काम में आता है। अभी राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेगा? राइबोसोम विल सिंथेसाइज प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये चेन कैसे बनेगा? तो ये चेन बनाने का जो इंफॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे डीएनए के ऊपर। तो यहाँ पे ये डीएनए का जो कॉपिंग होता है, दैट कॉपिंग इज डन एंड इज कैरिड हियर टू द राइबोसोम। एसएससी में 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको ये मैकेनिज्म पता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन। तो उसमें से देयर इज वन आरएनए व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द राइबोसोम। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्टैंडर्ड। तो उसमें से एक आरएनए होता है राइबोसोम के अंदर, तो इसके लिए उसको बोला गया राइबोसोमल आरएनए। And this rRNA, ribosomal RNA, gives direction. Yes, पहले लेसन में था मनो. It provides direction for the synthesis of proteins. Chain of amino acid के synthesis से प्रोटीन बनाने में काम में आता है, right? तो यहाँ पे कार्ल वोसे ने जो ये पूरा 3-domain सिस्टम बनाया ना, उसका मेजर बेस था राइबोसोमल RNA स्ट्रक्चर, okay? And how and what this ribosomal RNA structure is? तो जैसे for example, rRNA is a molecular building block for ribosomes, और ribosomes का ना अलग-अलग types होता है. This is called a 70S type, and this one is known as, this is found in prokaryotes, and this one is 80S type, which is found in the eukaryotes. अभी 70S और 80S क्या है? So this is their size, ठीक है? That is, S stands for Svedberg unit. It is called as Svedberg's unit. It's a unit to measure the size of the ribosome. Svedberg नाम के साइंटिस्ट ने ये यूनिट ढूंढ के निकाला, इसके लिए उसको नाम दिया है Svedberg unit. So it is like 80 Svedberg unit, 70 Svedberg unit. तो इसके RNA जो होते हैं, on that basis we have this entire 3-domain system of classification. And this new system classifies organism into 3 domains. कौन सा? सबसे पहला आता है, the first one is known as archaea, उसके बाद आता है बैक्टीरिया, और उसके बाद आता है यूकैरियोटा।
and all these 3 domains will divide this entire kingdom into 6 kingdom, entire organisms into 6 kingdoms. So these are prokaryotic organisms and eukaryota of course is the eukaryotic organism. तो ये 3 डोमेन से कितने किंगडम्स बने? 6 किंगडम बने. कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है आर्की. द किंगडम इज where this kingdom has the organisms belonging to archaebacteria, ancient bacteria. उसके बाद आता है next one bacteria which is eubacteria called as a true bacteria, और उसके बाद आता है eukaryota. तो eukaryota में बाकी के सारे आ जाएंगे. कौन कौन से? तो जैसे प्रोटिस्ट आएगा, क्योंकि ये मोनेरा हो गया ना अभी. इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बोला गया था? इसको बोला गया था मोनेरा. बराबर. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दोनों को मिलकर हमने नाम दिया था मोनेरा. 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको दोनों को अलग किया गया है. तो यूकैरियोटा में प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई एंड एनिमलिया. तो कितने किंगडम्स हो गए? 6. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस और नो? मैं लिखने के लिए देता हूं बाद में, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ. Gaurav, I don't think this will be there in the module. You need to write it down. Okay, आपको ये लिखना है. This is known as 3 domain system and 6 kingdom classification. Okay, called as what? 3 domain system and 6 kingdom classification. Very good. आपके मॉड्यूल में रहेगा तो I'm happy. Nice. Okay. चलो अभी किसको लिखना है क्या इसको, कि आगे बढ़ूं मैं? Anybody wants to write? हाँ. Sir, last size. अमन क्या? Sir, अमन क्या हुआ? हाथ के ऊपर. हाँ हाँ. कौन सा लास्ट स्लाइड? सर Sir. प्लीज शो फ्रॉम द स्टार्टिंग. अच्छा एक काम कर दे. एक स्लाइड को मैं 2 मिनट देता हूँ. जस्ट राइट इट डाउन. द कॉन्सेप्ट इज 3 डोमेन सिस्टम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. वेट सारे दिखाता हूँ मैं. Okay, now write down this. एक होने के बाद you just let me know once you are done. Yes, archaebacteria are most primitive bacteria and they are considered, Deepika, as the false bacteria. हो गया? No, sir. Finished? Yes, sir. Okay. Past, present, future मत लिखो. हाँ. All organisms are linked together by sharing of common genetic material. इतना ही लिखो. But to varying degrees. Yes, correct, Deepika. ये मत लिखो. This you don't write. Finished? Yes, sir. Three domain system was developed in 1990 by Carl Woese, which is primarily based on differences in ribosomal RNA structure of different groups of organisms. ऐसा पूरा sentence. Sanika is asking, Divya is asking something, Sanika is asking something. See, basically, DNA जो रहता है ना, DNA, it is known as deoxyribonucleic acid, which is a double-stranded structure. ऐसा, ये पता है?
हाँ, वही आरएनए जो रहता है ना, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर लाइक दिस। और आरएनए का यूज होता है फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम। इसके लिए राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरआरएनए। ओके, यहां तक अभी सिर्फ इतना याद ध्यान में रखो, समझा? ऐसा नहीं बोल सकते आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली डीएनए का ही बेसिकली स्ट्रक्चर पहले डिस्कवर हुआ था और उसके बाद आरएनए का कॉन्सेप्ट आया। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए in a cell, Sanika. One is called as rRNA, another one is mRNA, and the third one is tRNA. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बेटा ये ना, एसएससी में था मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड में, ये बच्चों को, आप लोगों को नहीं था, लेकिन जेनेटिक्स में आएगा ये सब, 12th में आएगा। चलो आगे का लिखो, आई होप दिस इज डन। S stands for Swedberg unit. Because Deepika is asking 50s plus 30s is equal to 70s, so 80s. So how come it is said? Because 10s, 10 Swedberg units are shared. इसके लिए वो 70s हो जाता है उसका साइज दोनों में से, क्योंकि ओवरलैपिंग है उनका। ठीक है दीपिका? इट इज 1960। 1960 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज हुआ था। चलो नेक्स्ट। So 3 डोमेन्स कौन से, वो लिख के रखो। 3 डोमेन्स आर आर्की, बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आदित्य, ये डेट्स का ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसके लिए ना डेट्स के ऊपर जनरली एमसीक्यूज नहीं आते हैं नीट में, क्योंकि डेट का बहुत प्रॉब्लम है। रेफरेंस बुक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट्स दिए गए। ओके, हाँ, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को या फिर टिपिकल बैक्टीरिया को हम लोगों ने अलग से क्लासिफाई इसके लिए किया, क्योंकि ये दोनों में भी आपको डिफरेंसेस मिले। यानी आर्की बैक्टीरिया में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे मिले जो अलग है, और बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, तो उनमें भी आपको कैरेक्टर्स थोड़े से अलग मिले। इसके लिए वो उस ग्रुप को सेपरेट किया 6 किंगडम में, क्योंकि इनका राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चर और इनका राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चर अलग है। तो इनका प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म आर्की का अलग रहेगा, बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म थोड़ा अलग रहेगा। सो दो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे वर कंसीडर्ड अंडर वन ग्रुप एज मोनेरा। 6 किंगडम में उनको अलग किया गया। ठीक है, सो 6 किंगडम कौन कौन से है? तो ये 6 किंगडम्स है। आर्की बैक्टीरिया विच इज कंसिडर्ड एज द एंशिएंट बैक्टीरिया, आर्की, फिर बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, और यू कैरियोटा में ये 4 किंगडम्स आएंगे। फिनिश्ड? एस सानिका स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, इन्होंने इनके लिए इसके लिए एक मेजरिंग यूनिट निकाला, तो उन्होंने अपना ही नाम दिया। वो ग्राम मिलीग्राम में कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो साइज के हिसाब से उन्होंने मेजरमेंट किया उसका, तो उसको नाम दिया स्वेडबर्ग यूनिट। चलो
So the common ancestors are going to be prokaryotes. Okay, common ancestors are going to be prokaryotic as well as the eukaryotic both. But prokaryotic में we are going to have archaea and bacteria, और eukaryotic में we have further eukaryota. archaea में of course we have, these are the three domains. तो ये तीन domains हो गए आपके. और archaea में we have a kingdom, so that is archaebacteria. Bacteria में we have a kingdom that's called as eubacteria. और eukaryota में we are going to have kingdom protista, plantae, protista, fungi रहेगी actually, fungi, plantae and animalia. ऐसा होना चाहिए. fungi पहले आना चाहिए, plantae बाद में आना चाहिए. ठीक है? So it is like protista, fungi, plantae and animalia. तो ये 6 मिलकर बन गए हमारे 6 kingdoms. समझा? Yes, sir. Easy? Good. Shall we move ahead now? आगे बढ़ें. 2 minutes, sir, please. 2 minutes. Done? Done, sir. एक मिनट हाँ जरा. Give me a minute. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अभी थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था कि लाइकेंस के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस अंडरस्टैंड द लाइकेंस एज एन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो इनका पूरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एवरीथिंग. नाउ व्हाट आर लाइकेंस? दीज आर बेसिकली द कंपोजिट ऑर्गेनिज्म. व्हेन आई से कंपोजिट का मतलब क्या? दे आर फॉर्म बाय 2 डिफरेंट फॉर्म्स. आप लोगों को ये पता है क्योंकि ये मैंने आपको बताया था. इसमें 2 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से 2 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं? तो जैसे the first component here is known as the algal component or the alga, and the second component is called as the fungal component. Okay, so ये दोनों से बनता है lichens. So that is why we call them as composite organisms which are formed by symbiotic association of 2 different parts. कौन सा? algal component as well as the fungal component. If you remember, मैंने ये पहले आपको दिखाया था कि algal part and fungal part will come together and then they are going to form one common organism called as the lichens, which is considered as the alga and fungi here are known to have symbiotic association, मतलब supporting each other. करेक्ट. तो एक दूसरे को डैमेज नहीं करते, इंस्टेड दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फॉर द न्यूट्रिशन. राइट. तो these are called as the lichens. तो यहाँ पे एक टिपिकल डायग्राम है. ये स्लाइड पहले भी मैंने दिखाया था आपको. सो दिस वन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का, दैट इज द algal component. और जो सारे थ्रेड्स दिख रहे हैं दैट्स कॉल्ड एज द फंगल component. ठीक है. सो ग्रीन पार्ट है तो नेचुरली इट्स गोइंग टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज photosynthesis, and fungal part will provide shelter, absorbs nutrients as well as the water. Okay, चलो वैष्णवी को लास्ट स्लाइड चाहिए. वैष्णवी ये देख लास्ट स्लाइड. Yes, correct. So fungal component will provide shelter, protection, then absorbs the nutrients and water, and algal component will prepare the food.
वो खाना बनाता है, इसके लिए वो ग्रीन कलर का रहता है ना, पिगमेंट रहता है उसमें, दैट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल। ठीक है, चलो आगे बढ़े, लिख लिया। Done, sir. ठीक है, ओके, चल नाउ लाइकेंस के जो तो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज द अलगल कंपोनेंट, अदर वन इज फंगल कंपोनेंट। अभी इसके कैरेक्टर, यस करेक्ट, सो हम, यू आर राइट दगड़ फूल, तो हम स्मार्ट है, नॉनवेज में खाते करते हैं ना मसाला बनाने के लिए। ठीक है, नाउ द अल्कल कंपोनेंट हियर इज कॉल्ड एज द फाइकोबायंड और फोटोबायंड। फाइको और फोटो, क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, so they will synthesize their own food, so mostly they belong to the chlorophyceae, that is green algae, right? So that's called as the green algae. तो ग्रीन algae में, अगर ग्रीन algae ऐसा क्यों बोला गया हमको ग्रीन, इसके लिए बिकॉज दे हैव दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसके लिए उसको फाइकोबायंड या फिर फोटोबायंड ऐसा हम लोग बोलते हैं। Whereas we have another example that is cyanobacteria, that's called as the blue green algae. ठीक है, so algal component either is going to be chlorophyceae, that is green algae, or cyanobacteria, which is nothing but the blue green algae. तो algal component में lichens के या तो chlorophyceae रहेगा या फिर cyanobacteria रहेगा। ठीक है, so that is phycobiont or photobiont. Please write this down. We need to understand the fungal component. तो fungal component कौन कौन सा होता है, तो ये अपने को पता है, fungal classification है ना, वही उसका फंगल कंपोनेंट है, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, लाइक दैट। Excuse me, sir. हो गया ये? यस Sir, what is that phycobiont? हाँ, आप बोलो ना, साइनोबैक्टीरिया देखो, ब्लू ग्रीन अलगी, एंड फोटोबायंट, फाइकोबायंट एंड फोटोबायंट, तो मीनिंग एक ही है उनका, द वन व्हिच इज नोन टू produce food by the process of photosynthesis. So light energy is the main source of energy for them. इसके लिए उनको phycobiont and photobiont ऐसा बोला गया। Okay, okay. Okay? Yes, sir. गिटार बज रहा है तेरा, टाइप कर, टाइप कर, टाइप कर। मेरा है, एक मिनट, कैन यू हियर मी? Yes, sir. मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन, Yes. हाँ हाँ, अभी बोलो क्या हो रहा था? हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. हाँ, चलो ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, तो बेसिकली इट इज फाइकोबायंट और फोटोबायंट, इट इज वन एंड द सेम। हाँ, ठीक है, द वन व्हिच इज नोन टू प्रोड्यूस द फूड बाय द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके लिए उसको नाम दिया गया है फाइकोबायंट और फोटोबायंट। ओके, द अलगल कंपोनेंट, सर दैट मींस सम लाइकेंस कैन बी विदाउट फंगल कंपोनेंट एंड सम कैन बी विद अलगल कंपोनेंट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, सो द लाइकेंस आर both will have algal component also and fungal component, इसके लिए उसको lichens बोला गया है। ओके,
तो अगर अल्गल कंपोनेंट है तो वो अलगा कौन सा होता है, तो या तो वो क्लोरोफाइसी होता है या फिर साइनोबैक्टीरिया होता है। वैसा इनका फंगल कंपोनेंट कौन सा रहेगा, तो फंगल कंपोनेंट में विच इज कॉल्ड एज अ माइकोबायोट, माइको मीनिंग फंगाई। तो उसमें जैसे देयर विल बी वन फंगल कंपोनेंट कॉल्ड एज एस्कोमाइसिटिस which is rarely belong to this particular group, या फिर Basidiomycetes और Deuteromycetes। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप के रहते हैं। एंड दिस वन इज Phycomycetes which is not so commonly seen. Okay, so Ascomycetes is common, Basidio and Deutero is rarely seen, and Phycomycetes is not seen. तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, what is Ascomycetes, what is Basidiomycetes, what is Deutero, what is Phyco। तो उसमें से common is Ascomycetes, commonest fungal component is Ascomycetes। Sometimes, rarely we are going to have Basidio or Deuteromycetes, and not at all seen is Phycomycetes. So that is the difference in the lichens का component। तो algal component and fungal component is going to be different। तो ये fungal component है। I hope everyone is getting this। हम लोगों ने fungi का classification पढ़ा था, उसी को हम लोग थोड़ा सा और connect करने की कोशिश कर रहे हैं in lichens। Okay, so just write this down। Mycobuoyant का meaning आता है the fungal component of lichens। वैष्णवी, माइको मीनिंग फंगा है ना। चलो हो गया। हाँ, so we have seen these two important components of the lichens। Now lichens for the first time of course were given the name, या फिर discover हुए या फिर समझ में आया about the lichens which was given by Theophrastus। थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट ने जिन्होंने प्लांट किंगडम को डिराइव किया, ढूंढ के निकाला, तो ही वाज द वन। एक्चुअली लाइकेंस के लिए ऐसा बोला गया है, लाइकेंस आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन द अर्थ। और जहां पे भी बैरन लैंड होता है, जहां पे लाइफ नहीं है, तो लाइकेंस आर नोन टू डेवलप लाइफ देयर। या फिर ऐसे बोला गया है कि ऑन द अर्थ द प्लांट्स दे स्टार्टेड डेवलपिंग फ्रॉम द लाइकेंस ओनली, ऐसे बोला गया है। ठीक है, सो दैट इज हाउ द रिसर्च इज। So they are basically slow growing type of organisms, long living and sensitive to air pollution। So they do not grow near cities। तो air pollution जहाँ पे भी होता है वहाँ पे आपको lichens मिलता नहीं है, because they are extremely sensitive, will die because of the pollution। So they require neat and clean environment। Correct? तो कहीं पे भी एकदम ऐसा barren land है, पूरा एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसी जगह पे ये organisms grow होते हैं। Right? So the first to use the word lichen was Theophrastus। Please write this down। अभी वापस इसमें हार्ड फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट्स कम है। हो गया? No, for 1 minute. वो इसलिए भी क्यों ब्रेक चाहिए बेटा आपको? अभी आधे 25 मिनट में तो लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। 12 बजे तक ही है ना आज। चलो shall we? Yes, sir. Okay, now found in variety of habitats, अलग अलग जगह पे आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्री ट्रंक पे आपको मिलेगा, then it is found in the decaying logs, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सॉइल में आपको मिलेगा। आर्कटिक रीजन्स जहाँ पे बहुत ज्यादा आइस वगैरह है वहां पे आपको मिलेगा। एंटार्क्टिक रीजन, तो वहां पे भी आपको लाइकेंस मिल सकते हैं। सो दिस आर द रीजन्स, हैबिटेट्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। तो आपको बहुत सारे अलग अलग जगह पे यू विल फाइंड दैट लाइकेंस आर प्रेजेंट।
ठीक है. So they are thalloid in nature. मतलब क्या, undifferentiated vegetative tissue रहेगा उसमें. So usually in the form of different colors. Thalloid का मतलब आता है the tissues are not differentiated. मतलब typical, जैसे हम लोग इसको plant like बोलते हैं. They are not the typical structures like plant जिसमें leaf दिखेगा, stem दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ पता चलता नहीं है. Right? So they do not have the differentiated structures. हो गया दिव्या? दिव्या finished? Okay, so as I said, they are thalloid in nature. मतलब क्या होता है, they do not have a proper differentiated vegetative tissue. तो आपको ऐसा एक irregular growth दिखेगा और बहुत सारे कलर्स में दिखता है. या तो वो ब्लूइश कलर के रहेंगे या फिर ग्रीन रह सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे येलो कलर के रहेंगे, ब्राउन कलर रहेगा, ऑरेंज कलर रहेगा, ब्लैक कलर रहेगा. तो अलग अलग कलर्स में आपको लाइकेंस मिलेंगे. राइट? सो इस तरीके से इनके डिफरेंट कलर्स आर प्रेजेंट फॉर द लाइकेंस. लेकिन सारे स्ट्रक्चर्स अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे आपको कोई ऐसा डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा. ऐसे ही इरेगुलरली शेप्ड ग्रोथ दिख रहा है आपको. दैट्स इट. नाउ रिप्रोडक्शन इन द lichens will be of course vegetative means रहेगा, asexual reproduction as well as sexual means. तीनों भी reproduction यहाँ पे है. जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये रिप्रोडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. वेजिटेटिव मींस एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ये ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं. इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके डिटेल्स नहीं डाले हैं. इट इज द सेम जो लाइकेंस के बारे में हमने पढ़ा था व्हाइल वी वर स्टडीइंग किंगडम फंगाई. तो उस टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके, नाउ देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इकोलॉजिकल रोल कैसे ये काम करते हैं. जैसे मैंने बताया ना कि लाइकेंस आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप ऑन द बैरन लैंड. ऐसी जगह, ऐसा लैंड, ऐसा एरिया जहां पे कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लिविंग फॉर्म दिखता नहीं है, प्लांट्स दिखते नहीं है, तो वहां पे ये होता है. ठीक है, सो लाइकेंस आर नोन टू ग्रो इन एक्सट्रीम कंडीशंस. तो जहां पे भी एक्सट्रीम कंडीशन रहेंगे, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे, वहां पे लाइकेंस आते हैं. सो दे आर द फर्स्ट प्लांट्स टू सेटल ऑन द बैरन रॉक्स. तो इस तरीके से देखा गया है. तो ये पहले पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स है. तो डेजर्टेड एरियाज रहते हैं, बैरन लैंड्स रहती है, तो वहां पे ऐसे बीच बीच में आपको ऐसे ग्रीन कलर का कुछ दिखेगा ना, तो यूजुअली इट इज दी लाइकेंस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा. दिस पार्ट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट. ओके, so they are considered as the pioneers of the vegetation. Another important point, MCQ. Okay, pioneers of the vegetation. Vegetation का मतलब आता है life. Okay, so they will bring about the weathering of the rocks, releasing the carbonic acid. Okay, and then of course oxalic acid. अब इसका weathering अगर होता है तो क्या होता है, रॉक के छोटे 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 पार्टिकल्स बनना चालू हो जाएंगे, and these particles then will start getting added to the soil. तो ये soil making में भी काम में आता है. लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली ये प्रोसेस इनका चालू रहेगा. सो द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. तो इससे सॉइल भी बनना चालू हो जाएगा. दिस इज नोन एज पेडोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल बाय वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड एज द पेडोजेनेसिस. अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. तो लाइकेंस क्या करेगा, रॉक के ऊपर ग्रो होगा. अभी धीरे धीरे रॉक का वेदरिंग चालू हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रिलीजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स. लेकिन वो वेदरिंग से क्या होता है, एज इट इज रिलीजिंग द एसिड्स, द रॉक्स विल अंडरगो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. तो रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे, एंड देन दैट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द सॉइल. ये वाला लास्ट स्लाइड है. ठीक है, फिनिश्ड. Yes, sir. And weathering of the rocks will lead to the formation of the soil known as pedogenesis. Pedogenesis is formation of the soil because of weathering of the rocks. लिख के रखो इसको.
ठीक है. Now let us understand the classification of lichens. Sir, in Archaebacteria, cell wall composition helps in survival of extreme conditions. So what causes lichens to survive in this extreme conditions? तो क्या रहेगा? फंगल कंपोनेंट जो रहता है ना, तो वो फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह याद है क्या श्रद्धा? हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो वो बनेंगे ना, मतलब सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स बनना चालू हो जाएगा. सो दैट इज हाउ इट प्रोटेक्ट्स. तो फंगल कंपोनेंट प्रोटेक्ट करेगा. ओके, चलो. हाँ, येलो लड्डू बराबर. अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस एक बार देख लेते हैं. अभी वो भी कंपोनेंट जैसे है ना, उसी हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है. देयर आर टू वेज. फर्स्ट वन इज दी based on fungal component and naturally the second one is the thallus, that is organization, external form कैसा है उसका, उसके ऊपर से. तो ये दो बेसिस पे होगा. फंगल कंपोनेंट का क्लासिफिकेशन अपने को ऑलरेडी पता है. कौन कौन सा? तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला आता है फंगल कंपोनेंट का एस्कोलाइकेंस. एस्कोमाइसिटिस फंगा रहेगा तो उसको हम लोग एस्कोलाइकेंस बोलते हैं. फंगल कंपोनेंट अगर बेसिडियोमाइसिटिस रहेगा तो उसको हम लोग बेसिडियोलाइकेंस बोलेंगे. और अगर वही ड्यूटेरो लाइक माइसिटिस रहेगा फंगल कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड एज ड्यूटेरोलाइकेंस. ठीक है. Alexopoulos and Mims have developed this classification in 1979. Okay, अभी ये नाम से ही पता चलता है ना. एस्कोलाइकिन्स मतलब फंगल पार्ट इज एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोलाइकिन्स मतलब फंगल पार्ट इज बेसिडियोमाइसिटिस, and deuterolycans मतलब the fungal part is going to be deuteromycetes. Sir, can you please show me previous slide, Nishita? ये क्या है निशिता? ये चाहिए लिवा. क्लासिफिकेशन समझा सबको? क्लासिफिकेशन ये पहला वाला कौन सा है? बेस्ड ऑन द फंगल कंपोनेंट. एस्कोलाइकेंस, बेसिडियोलाइकेंस एंड ड्यूटेरोलाइकेंस. So fungal component is ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes. So this is the fungal component. ठीक है. And then this is like sterile lichens बोलते हैं because it does not have the spores, deuteromycetes. So that's called as the sterile lichens. Anyway, so this is the classification. तो बाकी characters तो same रहेंगे ना. ascomycetes के characters इधर आएंगे, basidiomycetes के character इधर आएंगे, deutero के इधर आएंगे. So that is how it is seen. सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द थैलस ऑर्गेनाइजेशन. अभी ये नया है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो क्या होता है. तो सबसे पहला आता है क्रुस्टोज लाइकेंस. थैलस यानी बॉडी, उनका शेप कैसा है उसके ऊपर. नेक्स्ट वन इज दी फोलियोज लाइकेंस. एक मिनट, हाँ अगर दिव्या. एंड द थर्ड वन इज द फ्रूटिकोज लाइकेंस. ओके, तो ऐसे तीन क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन द थैलस ऑर्गेनाइजेशन. उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर से. ये लो लास्ट स्लाइड. Finished? झाला दिव्या? दिव्या? Yes, sir. चलो, ये अभी बेस्ड ऑन द थैलस. थैलस यानी क्या? उनका जो एक्सटर्नल फॉर्म रहता है, द स्ट्रक्चर विच वी सी, तो उसमें रहता है क्रुस्टोज लाइकेंस, फोलियोज लाइकेंस एंड फ्रूटिकोज लाइकेंस. चलो पहला देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज द क्रुस्टोज लाइकेंस. तो ये ऐसे दिखता है आपको. ये आपने बहुत जगह देखा भी होगा. ठीक है. सो इट इज थिन एंड फ्लैट, अकर्स इन क्रस्ट ऑन बार्क और रॉक. बार्क ऑफ अ ट्री या फिर पत्थर के ऊपर आपको ये दिखेगा. एकदम ऐसा थिन फ्लैट लेयर रहता है. सो दिस इज नोन एज क्रुस्टोज लाइकेंस. ओके, लिख लो इसको भी. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये आपके शायद इसमें नहीं होगा. देख लेना एक बार. अमन, ये सिर्फ नाम है बेटा, आप डायरेक्ट चालू कर सकते हैं. फिनिश्ड? झालं का?
चलो, क्रुस्टोज लाइकेंस का एक बेसिक इंफॉर्मेशन देख लो कि ये कहाँ पे रहता है. सो दे आर थिन फ्लैट स्ट्रक्चर्स व्हिच जनरली अकर्स एज क्रस्ट ऑन द बार्क और रॉक ऑफ अ रॉक. ठीक है, bark of a tree or rock. For example, graphis is an example. ये आपने देखा होगा कभी इस तरीके से डेवलप होता है. ठीक है. Second one is the this is also found on the bark of a tree. That's called as lecanora. Okay, this is lecanora. Then we have another that is known as hematoma. Okay, hematoma यानी देखो कैसे दिखता है ना, इंजुरी हो गया ऐसे लग रहा है. Hematoma is like basically swelling because of the accumulation of the blood and blood spots. तो ऐसे दिखता है कि उसी तरह है, blood spots दिख रहा है आपको, तो इसके लिए उसको नाम दिया hematoma. Okay, so these are the examples of crustose lichens. लिख लिया. Okay. Next one is the foliose lichens. अभी थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखने लगा है. देखो इसके लिए उसको बोलते हैं लीफी लाइकेंस बिकॉज दे अपीयर लाइक अ लीफ. ओके, सो दे आर बेसिकली लोब स्ट्रक्चर्स एंड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड मतलब ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से चपटा. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. तो एकदम चपटा लीफ के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा और छोटे छोटे लोब्स दिखेंगे. सो इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस. Right, so this is called as the foliose lichens. They are all attached to the substratum with the help of the small thread-like structure जो नीचे दिख रहा है. That's called as the rhizoids. जो नीचे white color का hairy structure आपको दिख रहा है ना, so that is called as the rhizoids. Substratum मतलब either rock or the wood, तो उसके ऊपर ही attached रहेगा. So it will get attached with the help of a root-like structure called as the rhizoids. Okay, तो ऐसे rhizoids भी इनको दिखेंगे. So these are the white colored rhizoids. Right, तो rhizoid इसके लिए बोला गया है because they are not the roots but they appear like a root. डॉर्सोवेंट्रली का मतलब आता है, डॉर्सल मतलब बैक साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड. तो दोनों तरफ से चपटा मतलब एकदम ऐसा फ्लैट प्लेट की तरह दिखता है, लीफ की तरह. ठीक है, एंड दीज rhizoids are called as the rhizins which is helpful for the absorption of the nutrients. तो अगर ये पेड़ के ऊपर स्टेम के ऊपर अगर ग्रो होता है ना तो इट विल हैव दिस स्ट्रक्चर. एक मिनट, हाँ, आई जस्ट शो यू. अरे क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, लिख लो इसको. चलो हो गया, सफोरा का हो गया. देख लो एग्जाम्पल लिख लो फटाफट इसके भी. पहला आता है पार्मेलिया. दिस इज वन एग्जाम्पल, ग्रे कलर का है. दिस इज ब्लैक वन, कोलेमा is another. Then we have this one, Peltigera. These are the three examples of the second type, that is crustose है ना, foliose. Yes, they are colorful, Gaurav. अमन का लास्ट स्लाइड नहीं हुआ. अमन ये ले. फिनिश्ड? Yes, sir. अमन हो गया क्या? एग्जाम्पल्स लिख लिए, पार्मेलिया, कोलेमा एंड पेल्टिगेरा. देन चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, दैट इज फ्रूटिकोज लाइकेंस. फ्रूटिकोज लाइकेंस फ्रूटिंग बॉडीज की तरह दिखता है. सिलेंड्रिकल
branched, as well as having erect thallus. तो thallus थोड़ा सा erect, वहां पहले कैसा था, flat था ना, यहाँ पे थोड़ा सा erect, ठीक है. So they are in the form of a pendulous thallus as well. ऐसे लटका हुआ दिखता है branches के ऊपर, ठीक है. So both will give us the shrubby appearance. तो ऐसा लगता है कि कोई तो भी shrub है, छोटा सा पेड़ है ऐसा लगता है. But it is not any type of a tree or a shrub, but it's a fruticose lichen. Okay, ठीक है. तो ये fruticose lichens का एक typical presentation. Because it appears like a shrub, therefore it is known as shrubby lichens. पहला वाला लीफ की तरह दिख रहा था, फोलियोज, इसके लिए उसको लीफी लाइकेंस नाम दिया, इसको श्रबी लाइकेंस बोलते हैं. लिख लो इसको भी. डन, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So they are all attached to the substratum by a mucilaginous disc, ठीक है, which is adhesive यानी sticky रहता है, ठीक है. mucilaginous stick मतलब sticky secretion, mucilaginous, mucin मतलब एकदम sticky secretion रहता है. तो with the help of that it will get attached to the substratum. तो पेड़ के ऊपर attached रहते हैं with the help of a disc like structure. Okay, चिपका हो रहता है, adhesive. Examples कौन कौन से हैं, जैसे cladonia, this is one example. Then we have another example, Usnea. Usnea has a very important use, human beings के लिए इसका बहुत ज्यादा use है Usnea का, कैंसर के लिए भी यूज होता है उसको. Then we have Alectoria, ठीक है. There is one more lichen called as Alectoria. ये लास्ट स्लाइड. यस, एंटीबायोटिक करके भी यूज होता है, ट्रू. श्रद्धा, डन हो गया. श्रावणी, निशिता का हो गया, श्रावणी का भी हो गया. दिस इज सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच. यस ईशिता, दिस इज सिलेंड्रिकल एज वेल एज द ब्रांच. आप देखो ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, पेड़ की तरह दिख रहा है ना. तो ऐसा ट्यूबुलर है, लेकिन बहुत सारे इसको ऐसे ब्रांचेस भी आएंगे, राइट, लाइक दिस. ओके, सिलेंड्रिकल है ना बेटा. अभी थोड़ा सा क्लोजली देखोगे, यानी अभी तक ये अच्छे से नहीं, लेकिन ये छोटा सा थ्रेड है ना, तो इट अपीयर्स लाइक दिस, सिलेंड्रिकली दिखेगा आपको. एक्चुअल देखोगे तो आपको पता चलेगा, गोल है, फ्लैट नहीं है. ओके, तो ये क्लैडोनिया, यूस्निया एंड नेक्स्ट वन इज एल्क्टोरिया. These are the examples of the last one, that is fruticose lichens. ठीक है, चलो. So this is how in general we will see. So based on fungal component we have ascolichens, basidiolichens and deuterolichens. Based on thallus organization, crustose lichens. Example is graphis. These are the example, graphis, lecanora and hematoma. Foliose lichens का example आता है parmelia, polema and peltigera. और fruticose का example आता है cladonia, usnea and alectoria. These are the examples of all these different types of lichens. Abhi last part of the lichens is the economic importance. Yes, old man's beard, correct. Usnea is also called as the old man's beard. Diya, perfect you are. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. चॉकलेट विकलेट भी दिख रहा था अपने को. यूजेस ऑफ लाइकेंस, क्या क्या कहाँ का. इट इज यूज्ड एज अ फूड, खाने में यूज होता है. इट कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड एज लाइक्निन व्हिच इज सिमिलर टू द कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला लैकोनोरा, लैकोनोरा करके आता है. ओल्ड मैन बियर्ड इज यूस्निया बेटा, अमन आएगा आगे, है उसका फोटो भी है मेरे ख्याल से, ठीक है. लाइक्निन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है. दिस इज सिमिलर टू द कार्बोहाइड्रेट, जैसे लैक्यूनोरा में आता है ये. सो इट इज यूज्ड इन इजराइल, इजराइल में इसको यूज किया जाता है. या फिर अम्बिलिकैरिया, ये जापान में यूज होता है, ठीक है. सो इट इज यूज्ड एज अ फूड मटेरियल. तो इजराइल में इसको खाते हैं.
as a food stuff because it is similar to carbohydrates. This is Lecunora or Lecanora esculenta, and this is Umbilicaria esculenta. Right? These are the names. So usme se Lecanora is used in Israel, commonly used in Israel, and Umbilicaria is used in Japan as a food. तो खाने में इसका यूज होता है. लिखा क्या सब लोगों ने ये? This is economic importance. हाँ, चलो. Then we have Parmelia, which is used in Sorry, this is called फूल. जो अभी कोई तो भी बोल रहा था ना, वेजिटेरियन था हमारे पास अभी. जनरली ये करी पाउडर मतलब क्या, नॉनवेज का करी होता है ना, उसमें बनाने में काम में आता है. ये वेज में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है. देन ऑफ कोर्स यूज्ड इन चॉकलेट्स आल्सो एंड पेस्ट्रीज आल्सो. करेक्ट. तो ये टेस्ट थोड़ा सा अलग दे देता है और थोड़ा सा थिकनर करके भी, थिकनिंग के लिए भी काम में आता है. अच्छा, चॉकलेट और पेस्ट्रीज में एकदम बहुत ज्यादा नहीं यूज करते, थोड़ा सा यूज करते. करी पाउडर में भी इसका बहुत थोड़ा सा ही यूज होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं दगड़ फूल, Parmelia, because again it is same carbohydrate. okay. समझ में आया सबको? आगे बढ़े कि रुकू? Parmelia समझा? Parmelia is दगड़ फूल. चलो. नेक्स्ट, इट इज यूज एज अ फॉडर एनिमल के लिए. रेंडियर्स या फिर कैटल में इसका यूज होता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉडर करके क्या यूज हो सकता है? तो सबसे पहला आता है सिट्रारिया. सर लास्ट स्लाइड प्लीज. अमन कितना स्लो है रे तू? तेरा साबुन भी स्लो है शायद. हो गया अमन? कोण खस रहा है? ऋतुजा काय झालं? नो इट्स ओके. पानी पी. अरे अरे गाना गा रहे हैं ऋतुजा. नहीं, लोहिता, लोहिता गाने की आवाज आ रही है तेरे घर से. हाँ, मेरे भाई का चल रहा है. तो बंद करना. चलो सर, इसके अभी लास्ट स्लाइड. अरे कौन सा लास्ट स्लाइड रे अमन? टाइम पास बहुत होता है. ये वाला फोटो निकाल. चल चल, 12 बजे खत्म करना है मुझे लेक्चर. हो गया? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया. जा दो क्या फिर. चलो, फॉडर करके यूज होता है रेंडियर्स में. जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज सिट्रारिया, देन वी हैव क्लैडोनिया या फिर पार्मेलिया या फिर एवर्निया. दिस आर ऑल यूज्ड एज फॉडर फॉर रेंडियर्स एंड कैटल्स. तो इनमें से कोई भी इनको आप दे सकते हो. ये श्रद्धा लिटमस इंडिकेटर आगे है, बहुत सारा है इसका यूज. लिटमस इंडिकेटर करके भी यूज होता है. रेड लिटमस है, ब्लू. ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग के लिए भी काम में आता है. स्टेनिंग के लिए भी काम में आता है ये लाइकेंस. ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉडर. ओके, चलो. यूज्ड एज डाई आल्सो, कलरिंग डाई. करेक्ट, DYE. हो गया. फॉडर का एग्जांपल लिखा क्या? फॉडर सिट्रारिया, पार्मेलिया, क्लैडोनिया, एवर्निया. डंडना डंडन. चलो गुड. अभी हम लोग रुकते हैं. इट्स ऑलरेडी 12 o'clock. वी हैव टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर लेक्चर नाउ. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे ऑन सैटरडे. ओके, सॉरी फ्राइडे, नॉट सैटरडे, फ्राइडे. सैटरडे का अलग लेक्चर होता है. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. सी यू. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे होम एंड स्टे सेफ. बाय बाय. बाय सर. Boy. बाय सर. Bye. बाय सर. Bye.